किसान वाणी कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के नेहा जोशी नमस्कार। श्रोताओं यह कार्यक्रमक प्रायोजक छे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं दीपावली के बाद अब अक्टूबर महीने ले लगभग पूर है पुजगो और नवंबर उणी छू और अब माठू माठ ठंड ले बहुत बड़न फैगी। और श्रोताओं मौसम चाहे क्वेल हो चाहे दियो हो घाम हो चाहे ठंडक मौसम हो, हमार किसान भैबणी अपन खेत पात में 12 मास लागरूनी और एल अब अक्टूबर खत्म होनक दगड़ दगड़ जब नवंबर महीन शुरू होने लाग रहो ठंड बढ़न लाग रहो तो यस में अब हमार किसान भैबणी अपन खेतों में रवि फसलों की बुआई करने की तैयारी करन लाग रही। श्रोताओं अक्टूबर नवंबर महीन में दिसंबर मध्य तक ले रवि फसलों की बुआई करी जाए और फिर लगभग मार्च अप्रैल बटी इनर कटाई शुरू करी जाए। गेहूं, मटर, जौ, सरसों, मसूर, अलसी, चाण ये सभी फसलों की बुआई रवि फसलों के रूप में करी जाए और अलग अलग प्रकार की फसल एल बोई जानी। श्रोताओं फसल चाहे क्वेल हो लेकिन बुआई वीक निराई गुड़ाई वीक उचित प्रबंधन वीक देखभाल करण और फसल बटी संबंधित हर प्रकार प्रबंधन करण बहुत आवश्यक है जा कि अगर हम फसल के सिर्फ खेतों में बो दियुल वीक देखभाल नहीं करुल तो वील फसल एक पैदावार भल नहीं है सकें। श्रोताओं अब जब हमार किसान भैबणी एल रबी फसलों की बुआई तैयारी करन लाग रही तो उमें हमार किसान भैबणी बहुत नन नन जरूरी बातों के ध्यान में धर बेर भल पैदावार ली सकनी। यह पहली खरीफ फसलों कटाई के बाद अब हमार किसान भैबणी खेतों निराई गुड़ाई करन लाग रही खेतों जुताई करन लाग रही तो खेतों जुताई करण उले गैर जुताई करण एल बहुत आवश्यक छू। और श्रोताओं रबी फसलों के लिए भली पानी की निकासी वाल खेतों होना आवश्यक छू। यह के अलावा बुआई करण है पहली बीजों के भली भा उपचारित जरूर करण चाहिए और हमेशा आप लोगों के सलाह दी जाए कि आप लोग प्रमाणित बीजों के प्रयोग करो जो बीजों गुणवत्ता भली हो। यह के अलावा श्रोताओं सही बखत पर बुआई जरूर कर लेना चाहिए। बहुत बार हमारे किसान भैबणी दियो के इंतजार करते रह जानी या फिर कोई अन्य कारणों बखत पर बुआई नहीं कर पान जैल उनरी फसलों उत्पादन ले प्रभावित हूँ और फसल के बाद में जामण में टाइम लागू तो सब है जरूरी छू कि आप लोग उचित बखत में एक सही टाइम पर फसलों बुआई करो ताकि भल पैदावार मिल सको। यह के अलावा श्रोताओं जैविक खाद या फिर गोबर एक सड़ी हुई खाद खेतों में डालना चाहिए और यल के हॉल की माटे गुणवत्ता में सुधार आल मट में पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी होल जैल फसलों के भल पोषक तत्व मिलल और फिर फसल आफी भल हुई। यह के अलावा सिंचाई प्रबंधन कीट और रोगों की निगरानी ये सभी जरूरी बातों का ध्यान किसान भैबणी अगर धरनी तो उनर फसलों उत्पादन भल हो उनके भल पैदावार मिले और अंत में वील फिर उनके भल आर्थिक लाभ ले मिलू। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं अब कार्यक्रम में अखिल बर्णु और आप लोगों के सुनो उत्तराखंड में जैविक कृषि अवसर विषय पर डॉक्टर प्रकाश चंद्र घसाल दगड़ प्रमोद पांडे की यह भेंट वार्ता। श्रोता मित्रों नमस्कार।
नमस्कार श्रोता मित्रों, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र घसाल, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवालबाग अल्मोड़ा में कार्यरत है। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे उत्तराखंड में जैविक खेती के अवसर विषय पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैविक खेती क्या होती है और इसकी आवश्यकता आज क्यों पड़ रही है? देखिए, जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें फसलों का उत्पादन हम जो रासायनिक खाद है या कीटनाशक है या कोई भी कृत्रिम पदार्थ है उनके उपयोग किए बगैर करते हैं। और इसमें जो भी हमारे पास में जो खेत पे उपलब्ध संसाधन है, जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है या हरी खाद है, या और दूसरे हम जो लिक्विड मैन्योर्स बना सकते हैं, जैसे जीवामृत हम बना सकते हैं, तो इनका उपयोग करके हम खेती करते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि लगातार जो हम कृषि रसायनों का हम उपयोग हमारे खेती में कर रहे हैं, उसकी वजह से एक तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे कम हो रही है, जो विभिन्न हमारे जो जल स्रोत है वो प्रदूषित हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां आज के समय में हो रही है। तो इसलिए आवश्यकता है कि जो भी हमारे जो उपभोक्ता है उनको हम जो विष मुक्त है या जहर मुक्त जो हमारे उत्पाद हैं हम उनको उपलब्ध करवा सके, इसलिए आज जैविक खेती की बहुत आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड में जैविक खेती के लिए कौन कौन से प्राकृतिक और सामाजिक पहलू इसे अनुकूल बनाते हैं? देखिए, जैसा आपको पता ही है कि उत्तराखंड की भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कई पहाड़ियाँ हैं, कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र भी है जो तराई रीजन है, इसके साथ साथ हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो विविधता बहुत है। इसके साथ में ही हम आप देखेंगे कि हमारे पास में उच्च पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे हम कई तरह की फसलें ले सकते हैं जो मैदानी इलाकों में नहीं ले सकते हैं, जो एक उत्तराखंड को अलग से बनाती है। तराई रीजन है, वहाँ पे हम जो धान है, गेहूं है या कई तरह की सब्जियां हैं उनका उत्पादन ले सकते हैं। तो विविधता बहुत है। और जैसे कि अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पे जो खेती की जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटी है और पहले से ही यहाँ के किसान भाई बहुत कम कृषि रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैविक खेती कर पाना बहुत ही एक सरल उपाय है और बहुत ही व्यवहारिक पद्धति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो रसायनों का उपयोग है, जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे पहले से ही बहुत कम उपयोग हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, जैविक खेती से किसानों को क्या आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं? देखिए, जैविक खेती के जो अगर हम लाभ की बात करें, एक तो जैविक खेती से जो एक तो लागत है वो कम आती है। लागत कम आने का मुख्य कारण ये है कि इसमें किसी भी तरह का बाहरी हमें इनपुट की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी रसायन या कीटनाशक का उपयोग बाहर से केमिकल वाला परचेज करके नहीं डालना होता है। किसान भाई अपने खेत पे ही इन जो पोषक तत्व है प्रबंधन के लिए कई तरह के उत्पाद वो बना सकते हैं। इसके साथ साथ कीटनाशकों भी अपने खेत पे वो बना सकते हैं जैविक के। तो इस प्रकार से हम एक तो लागत को कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे जो जैविक उत्पाद होते हैं, अगर उनका प्रमाणन या जो सर्टिफिकेशन अगर हो रखा है तो डेफिनेटली उनका जो मार्केट में है उसकी प्राइसेस भी उनको ज़्यादा मिलती है। जी। इसी प्रकार से अगर हम कंटिन्यूअस अगर जैविक खेती करते हैं तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, जिससे हमारी जो उत्पादन है उसमें भी एक स्थिरता रहती है। अगर आप देखेंगे कि केमिकल फार्मिंग में क्या होता है, कई बार किसी साल बहुत ज़्यादा उपज आ रही है, किसी साल कम आ रही है, लेकिन जैविक खेती में ऐसा नहीं होता है। जैविक खेती को अगर जलवायु के लिए भी बोले तो वो भी एक बोलते हैं कि जलवायु की भी जो कई तरह की जो हमारी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उसके प्रति भी ये इसमें सहन करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा एक आर्थिक उनको लाभ देगा। साथ ही साथ अगर हम सामाजिक पहलू की बात करें तो युवाओं और महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है, जिसमें हम कई तरह के हम खादों का निर्माण करके उनको बेच सकते हैं। इसी प्रकार बीज का उत्पादन कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये कई तरह के जो ऑप्शंस है वो हमारे जो युवा है उनको भी ये उपलब्ध करवाती है जैविक खेती। डॉक्टर साहब, जैविक खेती में कौन कौन सी फसलें लेना उपयुक्त है? देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी फसलें हम नहीं ले सकते, क्योंकि लगभग सभी फसलों को हम जैविक खेती में ले सकते हैं। अगर हम हमारी अनाज वाली फसलों की बात करें तो गेहूं हुआ, हमारा धान हुआ, और अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो झंगोरा और जो हमारी रागी है, ये मुख्य फसलें हैं, जैविक खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके साथ साथ अगर हम दालों की बात करें तो हमारे जैसे भट हुआ, गहत हुआ, राजमा है, इन फसलों को हम आराम से ले सकते हैं। और अगर तराई वाले रीजन की बात करें तो उड़द है, मूंग है, इनको भी हम अच्छे से इन दलहनी फसलों को ले सकते हैं। तिलहनी फसलों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में या तराई रीजन में हमारा सरसों की खेती बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो सोयाबीन बहुत अच्छा एक विकल्प है और बहुत अच्छे से जैविक खेती में आता है। मसालों की अगर हम बात करें तो हमारा जो हल्दी हुआ, अदरक है, इलायची है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम जैविक खेती में इनका उत्पादन ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं, जो हमारी फूल गोभी है, मटर है, टमाटर है, मिर्च है, और जो हमारे फल हैं, जो यहाँ
के लिए, उत्तराखंड के लिए एक विशेष जो एक पहचान रखते हैं, जैसे खुमानी हुआ या हमारे जो कीवी है या हमारे जो सेब हैं, तो ये सभी इनको हम जैविक खेती में कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है रेस्ट्रिक्शन की जैविक खेती के लिए कोई अलग से हमें फसलें लेनी है, तो इन फसलों को आसानी से हम जैविक खेती में कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कोई प्रशिक्षण या तकनीकी सहयोग की आवश्यकता भी पड़ती है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैविक खेती सिर्फ ये नहीं है कि हमने रासायनिक पदार्थों का या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद कर दिया और वही जैविक खेती हुआ, क्योंकि इसमें कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा फसल चक्कर हमें लेना है। अगर हम सह फसल कर रहे हैं तो कैसे मिश्रित खेती करनी है, हरी खाद अगर हमें करनी है तो उसको किस समय खेत में मिलाना है, किस तरीके से हमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है, कैसे हमें जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना है। तो ये सारे हमें वैज्ञानिक मार्गदर्शन में इनका प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। और कई संस्थान हैं उत्तराखंड में जो जैविक खेती पे काम भी कर रहे हैं और समय समय पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। अगर हम अल्मोड़ा की ही बात करें तो जो भारतीय कृषि परिषद का जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो रिसर्च भी कर रहा है और कई तरह के इसमें प्रशिक्षण देता है। इसी प्रकार से हमारी जो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है जो पंतनगर में है, वो भी इस पे कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साथ ही साथ जो हर जिले में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो भी रेगुलर इसके ऊपर प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे उत्तराखंड में जैविक खेती की क्या संभावनाएं हो सकती हैं और कैसे इसको और सुधारा जा सकता है? देखिए, जैविक खेती के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका प्रोडक्शन हुआ, लेकिन प्रोडक्शन के बाद में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मार्केटिंग के लिए एक तो हमें क्लस्टर अप्रोच पे जाना है। क्लस्टर अप्रोच का मतलब हुआ कि हमें जो एक तो ग्रुप में खेती करना है, क्योंकि अगर सिंगल फार्मर, अगर अकेला फार्मर खेती करता है तो उसके पास कई बार इतना उत्पाद नहीं हो पाता है कि वो जाएँ उसकी प्रोसेसिंग करें और मार्केटिंग करें। तो सामूहिक खेती करने का कोशिश करें, क्लस्टर बनाएं और क्लस्टर होने से उनका जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं या मार्केटिंग है या ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी हो जाता है। साथ ही साथ हमें आवश्यकता है कि जैसे हम एग्री टूरिज्म की बात कर रहे हैं उसी प्रकार से हमें ऑर्गेनिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक देवभूमि है उत्तराखंड और यहाँ पे पर्यटन बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी हमें आगे लाना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो संस्थानों का बहुत योगदान इसमें होगा कि हम रिसर्च को कैसे आगे लेके जाएं, जो हमारे जो अलग अलग क्षेत्रफल हैं उनमें कौन कौन सी फसलें हैं उनमें किस तरीके से प्रबंधन करना है, तो वहाँ उन चीज़ों को भी लेके आना है। और युवाओं और महिलाओं को भी हमें उसमें जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट है उसमें जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम इसको और आगे हम बढ़ा सकें। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इतनी बढ़िया जानकारी आप हमें दे रहे हैं, तो अब चलते चलते आप हमारे जो और सुनने वाले श्रोता हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें है ना 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो जैविक खेती में एक तो सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी किसान भाई अगर जैविक खेती करना चाहता है या कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि बिना सर्टिफिकेशन के मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आपके उत्पाद का सर्टिफिकेशन अगर लगा रहेगा तभी आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि अगर ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड अगर कोई प्रोड्यूस लेके जाते हैं, कोई अनाज लेके जाते हैं, तो उसको 20 से 30% तक मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिलती है। तो जो किसान भाई जो पहले से ही किसी तरह का रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं कर रहे हैं वो सर्टिफिकेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसमें ना PGS सिस्टम है, उसके अंदर बहुत कोई पैसा नहीं लगता है, तो वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रकृति के साथ हमारा जीवन शैली है, तो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के हमें खेती करनी है। हमारी मिट्टी है उसको हमें जीवित रखना है और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें एक उज्जवल भविष्य हमें देने की आवश्यकता है, तो जैविक खेती उसका एक मार्गदर्शन हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप लोगों सुनी उत्तराखंड में जैविक कृषि अवसर विषय पर डॉक्टर प्रकाश चंद्र घसाल दगड़ यह भेंट वार्ता और इनर दगड़ बातचीत करण लाग रहा छी प्रमोद पांडे। श्रोताओं, खेतीबाड़ी या फिर कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ छू और भारत की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपेल खेतीबाड़ी पर निर्भर छू। श्रोताओं, बदलते बखत दगड़ सीमित भूमि, पानी कमी, रासायनिक प्रदूषण, ये सब चीज़ों की वजह पारंपरिक कृषि प्रणाली में कमी आएगी। यस में सतत कृषि की आवश्यकता बढ़न फैगी। श्रोताओं, सतत कृषि एक यस कृषि प्रणाली छू जो वर्तमान पीढ़ी की खाद्य आवश्यकताओं के पूर्ण करते हुए भविष्य पीढ़ी की जरूरतों के लिए पूर्ण कर सके। सतत कृषि प्रणाली पर्यावरणक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग और किसानों की आर्थिक स्थिरता पर आधारित है। यह में प्राकृतिक संसाधनों कुशलता पूर्वक उपयोग करी जा और
यो आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय रूपेल टिकाऊ खेत छू। श्रोताओं, सतत कृषि प्रणाली में फसल प्रतिरूप, जैविक खेती, सामुदायिक सहायक कृषि आदि सिद्धांतों के शामिल करी जा, जो पर्यावरणीय प्रबंधन, आर्थिक लाभप्रदता और सामाजिक समानता पर ध्यान केंद्रित करे। श्रोताओं, भारत सरकार ले परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसे अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सतत कृषि के बढ़ावा देने लाग रहे। यह के दगाड़ किसानों में जागरूकता बढ़ूण, प्रशिक्षण दिन और आधुनिक तकनीक उपलब्ध करने की दिशा में ले काम होने लाग रहा। श्रोताओं, पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर चुनौतियों के बीच में सतत कृषि वर्तमान में किसानों की समृद्धि दगाड़ दगाड़ उड़ी वाली पीढ़ियों की सुरक्षा ले सुनिश्चित करे। और श्रोताओं, आप कार्यक्रम में अगिल बढ़नू और आप लोगों के सुनू 10,000 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से डेयरी और मत्स्य पालन प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना के संबंध में जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा के प्रबंधक श्री अजय पोखरियाल दगड़ हमारी क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। श्रोताओं, आज हमने कार्यक्रम में शामिल किया है जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा की मेन ब्रांच के प्रबंधक महोदय श्रीमान अजय पोखरियाल जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम सर से जानेंगे 10,000 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से डेयरी और प्राथमिक मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना के संबंध में। सर, सर्वप्रथम तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राथमिक ऋण समितियां ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान दे रही हैं। सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो हमारी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ होती हैं, ये हमारे जो है ब्लॉक लेवल पे होती हैं और ये लगभग हर ब्लॉक में जो है हमारी जो है 7 से 8 कृषि सहकारी समितियाँ ज़्यादा भी हो सकती हैं और इससे कम नंबर भी हो सकता है। तो ये इनका जो मुख्य कार्य होता है, इनका जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, इनकी जो डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत इनको जैसे एग्रीकल्चर लोन, फिशरीज़ के अंतर्गत इनको हम केसीसी फिशरीज़, और जैसे हॉर्टिकल्चर, ये फल का उत्पादन के लिए या साग सब्जी के उत्पादन के लिए हॉर्टिकल्चर से संबंधित हम केसीसी हॉर्टिकल्चर, और इसके अंतर्गत हम जो है दुग्ध व्यवसाय के लिए केसीसी डेयरी, इन सब के लिए जो है हमारे यहाँ बैंक से जो है लोन किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे रहने वाले लोग हैं, इनको अपनी सहकारी समितियाँ, जो नज़दीक की सहकारी समितियाँ हैं जिससे ये संबंध है, जो उस समिति के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, वो वहाँ जाके अपना सबसे पहले एक मेंबरशिप लेते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद जो है वहाँ से एक ऋण पत्रावली जो है इनका जो है पूरा ये तैयार होता है। जो इनकी ज़मीन होती है, इनकी जो ज़मीन जिसके भी नाम पे होगी फार्मर की, वो जो है खतौनी जो है कंसर्न तहसील से निकाल के फिर उसका जो है वैल्यूएशन जो है पटवारी से कि कितने नाली की इनकी ज़मीन है और कितने में जो है ये खेती कर रहे हैं, उस सारा का डिटेल निकलता है। वो खतौनी जब लेके जो है संबंधित जो है समिति में जाएंगे, तो समिति से वो खतौनी के बेस पे कितने नाली की जो है इनकी ज़मीन है, जो पटवारी एक सर्टिफिकेट निर्गत करता है भूमि स्वामित्व का, उसके बेस पे जो है एक हमारा स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, जो DLTC, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है जो डिसाइड करती है, जो अभी रफली जो है इस टाइम जो वर्तमान में चल रहा है उसका रेट वो 4,000 पर नाली है। तो 4,000 पर नाली जैसे है और किसी की सपोज 20 नाली की ज़मीन है, तो 24 जा 80, वो 80 लाख का उसमें लोन जो है अवेल कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है स्वामित्व, भू स्वामित्व कितना है। अगर सपोज आपका 50 नाली का है, तो उसका जो है स्केल ऑफ फाइनेंस से मल्टीप्लाई करके आपको उसको मिलेगा। अभी हमारे यहाँ राज्य सरकार ने जो है 2017 से जो है एक स्कीम चलाई थी KCC के अंतर्गत, दीनदयाल उपाध्याय कृषि ऋण योजना, जिसके अंतर्गत जो है आपने सुना होगा कि 0% पे जो है हम जो है उस लोन को कर रहे हैं और अभी तक हम जो है लाखों जो है किसानों को ये लोन जो है डिस्पर्स कर चुके हैं। ये महत्वाकांक्षी और इम्पोर्टेंट योजना है जो अभी चल रही है और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है सारी डिस्ट्रिक्ट में हमारी उत्तराखंड की चल रही है। इसमें जो है हमारे समिति के माध्यम से जो लोन किया जाता है, वो इसकी लिमिट पहले 1,60,000 तक की थी, जिसे अभी जो है 2 लाख तक जो है हम विदाउट कोलेटरल देते हैं और 2 लाख से ऊपर जितना भी लोन होगा 3 लाख तक, वो उसमें हम जो है इनकी प्रॉपर्टी या अन्य कोलेटरल के तौर पे जो है लेके देते हैं। तो 2 लाख तक का जो ये कृषि लोन है हमारा, ये कोलेटरल फ्री लोन है। इसमें हमारा जो आपका ज़मीन के जो हमारे पास कागज आते हैं,
जो खतौनी के बेस पे जो समिति से हमारे पास जो डिटेल आती है उसके बेस में हम 2 लाख तक इंडिविजुअल को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल सेगमेंट में जो है जो फार्मर जो है ले सकते हैं, ये एग्रीकल्चर लोन है। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत जो अभी ऋण वितरण चल रहे हैं डिफरेंट एंड जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें चल रहे हैं। काफ़ी जगह जो है इसमें काफ़ी अच्छी हमें प्रोग्रेस भी हुई है। कई लोग इसमें जो है मशरूम के हमारी ब्रांच से जो है 2-3 जो है हमने इंडिविजुअल कस्टमर को जो है फाइनेंस किया है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसका जो उनको अच्छा जो है यील्ड भी मिलता है। तो ये लगातार जो है 2017 से इसमें हम जो है काफ़ी लोगों को आच्छादित कर चुके हैं और ये हमारी सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट महत्वाकांक्षी और रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं जिनका एक छोटा नीड होता है अपनी जो है आजीविका के लिए, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण जो है इसका भागीदारी है। इसी में जो हमारा केसीसी डेयरी है, हम डेयरी जो भी डेयरी के लिए लोन दे रहे हैं, गाय भैंस या बकरी, जो इनके लिए जो है इनको भी हम पूरा इंश्योरेंस से कवर करते हैं। इनकेस जो है गाय अगर बाघ ने मार दी है, कोई इंसिडेंट हो गया, गिर के वो ख़त्म हो गई है या फिर कोई दूसरा कैलेमिटी हुई है, तो उसमें भी इंश्योरेंस जो है ये पूरा जो है क्लेम हो जाता है। तो साथ में हमारा क्या है कि बहुत कंसेशनल रेट पे जो हम इंश्योरेंस भी जो है यहीं से जो है इनको करवा देते हैं। तो ये लोन के साथ लोन में एक तो 0% पे हम इसको डिस्कस करते हैं, दूसरा इसमें जो हम इनको इंश्योरेंस भी करवाते हैं जो कि गवर्नमेंट के बड़े कंसेशनल रेट पे जो है होते हैं। तो ये इसका जो है मेन बेनिफिट है। तो सर ये जो सरकार द्वारा ये जो नई प्राथमिक ऋण समितियों के माध्यम से ये डेयरी और मत्स्य पालन समितियां जो स्थापित करने का जो प्रोसेस चल रहा है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसका जो है मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारा 2019 में कोविड पीरियड आया था, उस दौरान बहुत सारा जो हमारे यहाँ स्टेट के जो बाहर गए थे लोग ये वापस आए थे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो आप उसी टाइम देखेंगे, जो लोग घर आए थे सबने अपने जो है घरों में केसीसी बनवाई और जो है ये लोन अवेल किया, इन्होंने अपना रोजगार किया। उनमें से कम 30 से 40% जो है लोग अभी भी जो है जो बाहर से आए थे वो रह रहे हैं गाँव में, उन्होंने अपना स्वरोजगार जो है स्थापित किया और इसके अंतर्गत वो लगातार जो है बेनिफिट जो है अवेल भी कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अन्य बैंकों के कंपैरिजन में कि जो लोन हम लोग करते हैं ये दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत, इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं होती है। जबकि लोन में कोई भी लोन आप दूसरा बैंक करता है तो प्रोसेसिंग फ़ी होती है और अदर फ्रेंच चार्जेस भी होते हैं। जो पूरा वेब है इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होती है और इससे जो है हम लोगों ने काफ़ी जो है लोगों को बैंक से कनेक्ट किया है। काफ़ी लोगों को हमने जो है एग्रीकल्चर फील्ड में जो है जो काम करना चाहते थे उनको इंक्रेज किया है। नॉट ओनली जो है इंडिविजुअली बट एसएचजी के तौर पर भी हम लोगों ने जो है दीनदयाल योजना का लाभ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वरोजगार और स्वावलंबन की ओर बढ़ रही महिलाएं उनको दिया है। तो सर आपको क्या लगता है कि इन सभी योजनाओं के माध्यम से जो ग्रामीणों के लिए चलाई गई हैं, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ा होगा या किस प्रकार उनके लिए लाभदायक रही होगी? जो अभी 2017 से जो हमने लोन डिस्बर्स किए हैं उसका ट्रेंड देखते हुए और जो हम फील्ड विजिट करते हैं, जो हम इसका एंड यूज ऑफ फंड्स जो हमारे यहाँ एक टर्म यूज होता है कि मतलब जो हम लोन दे रहे हैं उसका आखिर में उसका उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ है, तो हम जब जाते हैं फील्ड में तो देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित हुए हैं, चाहे वो डेयरी बिजनेस का रहा हो या फिर जो है फिशरीज में जिन्होंने काम किया हो, मशरूम में बहुत अच्छा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इवन केसर का जो है खेती भी यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने शुरू किया है। तो मतलब इस टाइप से इंसेंटिव के तौर पे जो है ये योजना चली है। इसमें जो है लोगों को जो है उत्साहित किया है कि वो कृषि क्षेत्र में भी, जो कि एक मतलब बहुत ही हमारे यहाँ पे जनरली पहाड़ी इलाकों में अंडररेटेड माना जाता है, लोग बाहर जाते हैं नौकरी करना पसंद कर देते हैं लेकिन जो है खेती कोई नहीं करता था, लोग इसमें जो है आ रहे हैं। बागवानी सब्जी जो है हमारे यहाँ लोकल के गाँव में जो हमने देखा है कि काफ़ी लोग जो है जो ये योजना हम चला रहे हैं इसके अंतर्गत लोन लेके जो है अपना बढ़िया से जो है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर जो होता है, एक जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारा लेके, और जो इसमें खाद होती है पर्टिकुलरली हमारी जो सोसाइटी होती हैं ये जो है हम फर्टिलाइजर्स भी में भी डील करते हैं। तो जो STL या जो हमारा KCC हमारे यहाँ से जो लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म का, इन अगर ये जैसे खाद भी लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से खाद की भी व्यवस्था होती है, जैसे लिक्विड नैनो हो गया या फिर DAP हो गया। तो इस टाइप के जो हमारे पास जो फर्टिलाइजर हैं जो क्रॉप फील्ड को बढ़ाते हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल है, और जो STL लेते हैं जो जेन्युइनली इस फील्ड में काम करें वो ले भी जाते हैं और उनसे जो है काफ़ी इनका जो है फ़ायदा भी हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ जो है मैंने देखे हैं यहाँ पे आते भी हैं, बेचते भी हैं यहाँ मार्केट में, तो इससे निश्चित तौर पे फ़ायदा हुआ है। तो सर ये जो पहल चल रही है इससे ग्रामीण युवाओं को अगर हम कहें तो उनको डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों के माध्यम से आपके अनुसार किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? मैं ये कहूँगा कि जो जितने भी लोग हमारे यहाँ घर गांव में रह रहे हैं वो सभी जो हैं उनके पास में या उनके ब्लॉक के पास में जो नियर बाय जो समितियाँ हैं उनसे संपर्क करें, वहाँ मेंबरशिप लें और मेंबरशिप लेने के बाद जो ये स्कीम जो जितने भी वेलफेयर स्कीम से इसको कहेंगे हम, ये जो जन कल्याणी योजना है इनका लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट हमारे बैंक से भी अप्रोच कर सकते हैं और अगर कोई इन्फॉर्मेशन
मार्जिन या कुछ भी इनको चाहिए होता तो नियर बाय हमारी लगभग सब जगह ब्रांचेज हैं। हमारी सोसाइटी भी इसके बारे में बताती हैं। सारा जो है जो उनके यहाँ से लोन होता है वही जो है सेम लोन हमारे यहाँ से भी होते हैं। तो ये बैंक और समिति दोनों से अप्रोच कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पूरा एक रेनबो स्कीम के तौर पे हमारा जो है रन करता है। इसमें हम केसीसी भी बनाते हैं, उनका इंश्योरेंस भी करते हैं, उनको हम फर्टिलाइजर्स भी देते हैं। अगर कोई हाइब्रिड सीड के लिए कहता है तो हाइब्रिड सीड भी उनको अवेलेबल जो है समिति के माध्यम से भी करवा सकते हैं। विभाग तो करते ही हैं। तो ये जो है अंडर वन रूफ जो है ये स्कीम जो है बहुत सारी जो है बेनिफिट्स जो हमारे फार्मर्स को दे रही है। तो इससे जो है निश्चित तौर पे लोग लाभान्वित हुए हैं। जो स्मॉल और जो रूरल एरिया में फार फ्लंग एरियाज में जो हमारे लोग रहते हैं उनके लिए तो ये निश्चित तौर पे जो है एक वरदान ही साबित हुआ है और वो लगातार इसको अवेल करते हैं। जी, तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं वो सहकारी बैंकों के माध्यम से और सहकारी समितियों के माध्यम से काफ़ी अच्छा उनको सहयोग मिल रहा है और वो उसका बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल मैम। तो सर आप हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमें इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप लोगों सुनी नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम डेयरी और मत्स्य पालन प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना के संबंध में जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा प्रबंधक श्री अजय पोखरियाल दगड़ हमर यो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। पहाड़ा बैठ राधिका मेरी गाड़ी माँ घूमला घूम गड़वाला बैठ राधिका मेरी गाड़ी माँ घूमे लोल पहाड़ा बैठ राधिका मेरी गाड़ी माँ बैठ राधिका मेरी गाड़ी माँ घूमला घूम गड़वाला बैठ राधिका मेरी गाड़ी माँ घूमे लोल पहाड़ा बैठ राधिका मेरी गाड़ी माँ बैठ राधिका मेरी गाड़ी आषाढ़ी बग वाले दिखैली उतरेणी बग स्वर दिखैली आषाढ़ी बग वाले दिखैली उतरेणी बग स्वर दिखैली नंदा देवी को म्याल गिरीश सिंह बरगली गाई योई कुमाऊनी लोकगीतक दगड़ आज किसान वाणी कार्यक्रम इत्तिक संपन्न करने नेहा जोशी के दियो आज्ञा। नमस्कार। यो कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।